हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्वेल्थ फिजिक्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी क्लास ट्वेल्थ की तैयारी करते हैं वे लोग इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि बोर्ड में आने वाला प्रश्न इसी से हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रतिदिन 10 प्रश्नों का शॉर्ट 10 प्रश्नों का आंसर डालेंगे। यदि आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो प्रतिदिन इस 10 वीडियो को अवश्य देखें और आप सफल जरूर होंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग का आज का प्रश्न है। हमारा प्रश्न है, देखिए सामने लिखा है कि स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है। ठीक है। और पूछेगा कि इसका उपयोग क्या है। पूछ रहा है कि स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, चाहिए इसका उपयोग क्या है। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन यही है। ठीक है। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होता है कि किसी निश्चित क्षेत्र या संवेदनशील उपकरण को स्थिर वैद्युत के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर विद्युत परीक्षण कहते हैं। ठीक है। किसी निश्चित क्षेत्र या संवेदनशील उपकरण हो और उसको स्थिर वैद्युत के प्रभाव से क्या किया जाए, बचाया जाए, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्थिर विद्युत परीक्षण कहा जाता है। ठीक है। देखिए, क्योंकि खोखले आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। ठीक है। देखिए, यहाँ क्या होगा, निकट की जगह क्या होना चाहिए, भीतर होना चाहिए, खोखले आवेशित चालक के भीतर। ठीक है, भीतर हो जाएगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है। इसको हम लोग क्या किए, इरेज कीजिए। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ होना चाहिए था भीतर। ठीक है, आवेशित चालक के भीतर पड़े होंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है। तो इसलिए देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है, इसलिए संवेदनशील उपकरणों को बाह्य विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए खोखले चालक के अंदर रखा जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि जब बिजली चमकता है तो उस समय में क्या, कार या घर के भीतर ही रहना चाहिए। ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या था कि स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है, इसका उपयोग क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, स्थिर विद्युत परीक्षण है किसी निश्चित क्षेत्र या संवेदनशील उपकरण को स्थिर वैद्युत के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर विद्युत परीक्षण कहते हैं। जैसे देखिए, खोखले आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, इसलिए संवेदनशील उपकरणों को बाह्य विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए खोखले चालक के अंदर रखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पूछा जाए तो उदाहरण के लिए बिजली चमकने पर कार या घर के भीतर ही रहना चाहिए। ठीक है। तो ये हम लोग का वीवीआई प्रश्न था, जिसका पहला 1 नंबर प्रश्न है। ठीक है। अब देखिए, इसी प्रकार हम लोग दूसरा प्रश्न देखिए पढ़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक है। तो उत्तर देखिए, लिखें कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। ठीक है। पॉइंट तो इस पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहला कारक हम लोग का है चालक का आकार। ठीक है, क्या है, चालक का आकार लिया है। चालक का आकार बढ़ाने से विभव घट जाता है। देखिए, आकार बढ़ेगा तो विभव क्या होगा, घटेगा, और जिसके कारण धारिता क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा चालक का आकार। दूसरा पॉइंट है अन्य चालक की उपस्थिति। ठीक है, अन्य चालक की उपस्थिति। तो बोल रहे कि आवेशित चालक की उपस्थिति के कारण विभव क्या होता है, घट जाता है। तो विभव घट जाती है तथा धारिता बढ़ जाती है। तो ये भी कारक हो गया दूसरा। तीसरा कारक पूछा है तो बोलेंगे चालक के चारों ओर का माध्यम। ठीक है। देखिए, चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम की उपस्थिति से, यदि चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम हो तो क्या होता है, विभव घट जाता है। अगर विभव घटेगा तो विभव के कारण धारिता क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार पूछे कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे, तो ये सभी कारक इसका सही सही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ओके। अब देखिए, 2 प्रश्न हम लोग पढ़ लिए।
तीसरा प्रश्न देखिए क्या है इसका। तीसरा प्रश्न है धारा घनत्व को परिभाषित करें और अनुगमन वेग के साथ इसका संबंध स्थापित करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि धारा घनत्व क्या है और अनुगमन वेग के साथ इसका क्या कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए इसका परिभाषा क्या है। धारा घनत्व, तो बोल रहे कि धारा घनत्व का परिभाषा है किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। कोई चालक है तो उस चालक के एकांक क्षेत्रफल से जितना धारा प्रवाहित होगा उसको धारा घनत्व कहते हैं। ध्यान रखिएगा धारा घनत्व यानी इसे जे से सूचित किया जाता है। किसे लिखा जाता है? जे से सूचित किया जाता है तथा इसका मात्रक जो होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, धारा घनत्व को जे से सूचित किया जाता है, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पूछा जाए कि जे बराबर क्या होगा, तो देखिए जे बराबर होता है आई बटा ए। ठीक है, अब चूंकि हम जो जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी होता है। एन ई ए वी डी, वी डी क्या है? अनुगमन वेग है। तो आई के जगह पे इसे रख दीजिए तो जे बराबर क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी, या नीचे क्या है ए से ए क्या हो गया, ये देखिए कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया, जे बराबर एन ई वी डी। तो इस प्रकार हम लोग क्या पढ़े, धारा घनत्व क्या है और धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच क्या हो गया, यह संबंध हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 3 वीवीआई प्रश्न पढ़े। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखे। एम्पियर के परिपथीय नियम क्या है ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम है, इस प्रकार लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, या ऐसे लिख सकते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, लिखकर डैश दी दीजिए। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के परितः, कोई भी बंद वक्र हो तो उसके परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र के क्षेत्रफल से बहने वाली धारा यानी कुल धारा का म्यूनत गुना होता है। ठीक है, पढ़ लीजिए पुनः। इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र के क्षेत्रफल से बहने वाली कुल धारा का म्यूनत गुना होता है। अर्थात इसको हम लोग बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन होता है बी डॉट डी एल। क्या होता है? बी डॉट डी एल। ठीक है, इंटीग्रेशन कीजिए, बराबर होगा म्यूनत इंटू कुल धारा। कुल धारा को किससे लिख दीजिए? आई से। देखिए यहाँ चित्र भी दिखाया गया है, तो इस चित्र के अनुसार एम्पियर का परिपथीय नियम कार्य करता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे सही तरीका से लिख लीजिएगा। ओके, अब देखिए प्रश्न संख्या क्या है, प्रश्न संख्या 5। तो देखिए पांचवा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। पांचवा प्रश्न हम लोग का संत क्या है पूछा जाता है हमेशा, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। पूछ रहा है कि संत क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग का क्या है कि जब किसी गैल्वेनोमापी के समानांतर क्रम में, ठीक है, जब कोई गैल्वेनोमापी हो और उसके समानांतर क्रम में एक छोटा सा या निम्न परिमाण का एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, कि गैल्वेनोमापी के समानांतर क्रम में जब एक निम्न परिमाण का एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो उसे संत कहते हैं। ठीक है, तो उस निम्न परिमाण के प्रतिरोध को ही क्या कहा जाता है? संत कहा जाता है। पूछता है कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो देखिए संत का उपयोग गैल्वेनोमापी के हेयर स्प्रिंग को टूटने से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पूछा जाए कि संत का उपयोग क्यों किया जाता है, तो बताइएगा कि संत का जो उपयोग होता है वो गैल्वेनोमापी के जो हेयर स्प्रिंग होता है उसको टूटने से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए ये गैल्वेनोमापी है। ठीक है, अब इस गैल्वेनोमापी से अधिक धारा प्रवाहित न हो इसलिए इसके समानांतर क्रम में देखिए यहाँ क्या है, निम्न परिमाण का प्रतिरोध जोड़ दिया गया। अब धारा इधर से ना जाकर धारा का बहुत अधिक परिमाण इस रास्ते से जाएगा, जिसके कारण गैल्वेनोमापी का जो हेयर स्प्रिंग होता है वो टूटने से क्या होता है, बच जाता है। तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह भी परीक्षा में पूछा हुआ है और भी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 है लेंज के नियम को लिखें।
यह किसके सिद्धांत पर आधारित है। हमेशा पूछा जाता है कि लेंज का नियम क्या है और यह किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो इस देखिए इस प्रश्न का उत्तर है कि इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण में बंद कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में बंद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा वह होगी कि ये उस कारण का विरोध करता है जिससे उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, लेंज का नियम क्या है, तो लेंज का नियम है कि इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण में बंद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा वह होती है कि यह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, लेंज का नियम। पूछा जाए कि लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ध्यान दीजिए लेंज का लॉ है, लेंज नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि लेंज का नियम किस सिद्धांत का पालन करता है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ये पूछा जाए लेंज के नियम को लिखे तो ये हमेशा 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, वातहीन धारा क्या है। पूछा जाता है कि वातहीन धारा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा इसका उत्तर होता है वह प्रत्यावर्ती धारा जो प्रेरकत्व या संधारित्र से प्रवाहित हो। वैसा प्रत्यावर्ती धारा जो किससे प्रवाहित हो, प्रेरकत्व से या संधारित्र से, और ऊर्जा का व्यय शून्य हो। जब प्रत्यावर्ती धारा प्रेरकत्व या संधारित्र से प्रवाहित होगा तो ऊर्जा का व्यय क्या होना चाहिए, शून्य। तो उसी धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, वातहीन धारा कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए 8 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं लिखें। पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषता को लिखिए। तो देखिए हम लोग प्रश्न में उत्तर लिखते समय ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, चाहे निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पन्न होते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इनके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये प्रकाश के वेग से गमन करते हैं, यानी 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गमन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला पॉइंट हो जाएगा, इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है, प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI ये भी है कि प्रकाश के व्यतिकरण की क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि उचित व्यतिकरण प्राप्त करने की शर्तें लिखे। तो दोनों प्रश्नों का एक ही आंसर होगा, ध्यान से देखिए। उत्तर है प्रकाश के व्यतिकरण की निम्नलिखित शर्तें हैं, ये अपने से लिख लीजिएगा। अब पॉइंट वाइज देखिए, सबसे पहला होना चाहिए कि प्रकाश स्रोत से लगातार प्रकाश निकलना चाहिए। ठीक है, व्यतिकरण के लिए जो प्रकाश स्रोत का उपयोग हो उससे लगातार प्रकाश निकलना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध हो, अर्थात उनसे उत्सर्जित प्रकाश के आयाम, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य समान होना चाहिए। जो प्रकाश स्रोत होना चाहिए उससे जो प्रकाश निकलेगा उस प्रकाश का आवृत्ति, आयाम या तरंगदैर्घ्य, ये तीनों क्या होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। ठीक है, तीसरा कंडीशन हो सकता है कि प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश समान कला में होना चाहिए या उनके बीच एक निश्चित कालांतर होना चाहिए। जो प्रकाश उत्सर्जित होगा वो समान कला में हो या उनके बीच एक निश्चित कालांतर होना चाहिए। पॉइंट 4 है, कला संबद्ध स्रोत एक दूसरे से निकट होने चाहिए। जो सब मतलब प्रकाश स्रोत होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कला संबद्ध स्रोत, वो भी दोनों एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए, निकट होने चाहिए। ठीक है, और 5वां पॉइंट है, प्रकाश स्रोत संकीर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रकाश स्रोत संकीर्ण होना चाहिए। तो ये सभी है प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। 10 है, लेजर के अनुप्रयोग को लिखें कि लेजर का उपयोग क्या होता है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है और भी आई है, ठीक है। पूछा जाता है कि लेजर के अनुप्रयोग लिखें। तो देखिए उत्तर हम लोग बोल सकते हैं कि लेजर के निम्नलिखित उपयोग है। देखिए एक एक करके देखिए। पहला, इसका उपयोग लेजर प्रिंटिंग में होता है। आजकल सुने होंगे कि लेजर प्रिंटिंग है, लेजर प्रिंटर आ रहा है, तो ध्यान रखिए लेजर का उपयोग जो होता है वो लेजर प्रिंटिंग में किया जाता है। दूसरा है, इसका प्रयोग लेजर गन में होता है। देखिए गन होता है बहुत सा, उसमें गन में लेजर गन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, इसका उपयोग आंखों की सर्जरी में किया जाता है। लेजर का उपयोग आंखों की सर्जरी में किया जाता है। पॉइंट 4 है, इसका प्रयोग धातु के प्लेटों में पतला छिद्र करने के लिए किया जाता है, ठीक है। लेजर गन बहुत ही शक्तिशाली, लेजर लाइट होता है, शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, ऊष्मा होता है, इसलिए इसका उपयोग जो होता है वो धातु के प्लेटों में छिद्र करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिए ये भी कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लेजर जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये देख लीजिए लिखा है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो इस प्रकार आज हम लोग बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण 10 VVI फिजिक्स शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। तो इसी प्रकार अगला वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।